अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो टॉपिक हम रीड करेंगे वो है कुछ डिफरेंट सा टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पहले हम सेल को पढ़ रहे थे, तो सेल को पढ़ने के लिए हमने सेल का इंटीरियर पढ़ा था कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक चीज़ें जो होती हैं जो लिविंग होती हैं और एक चीज़ें जो होती हैं वो नॉन लिविंग होती है। सबसे पहले हमने नॉन लिविंग चीज़ों को पढ़ा था, उनमें सबसे पहले हमने सेल वॉल पढ़ी, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी, साइटोस्केलेटन पढ़ा और साइटोप्लाज्म पढ़ा। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है ये है सेलुलर ऑर्गेनेलिज्म। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनेलिज्म। सेलुलर ऑर्गेनेलिज्म पे हमारी एक अलग छोटी सी वीडियो है जिसमें हमने आपको बताया कि सेलुलर ऑर्गेनेलिज्म क्या होती है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि सेलुलर ऑर्गेनेलिज्म छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, इस तरह हमारे बॉडी में होते हैं। इस तरह सेल में छोटी छोटी ऑर्गेनेलिज होती हैं जो कि सेल के अंदर मुख्तलिफ काम सर अंजाम देती हैं। उन्हीं ऑर्गेनेलिज में से एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताने लगा कि माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले होती क्या है और माइटोकॉन्ड्रिया के काम क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है सबसे पहले। तो ये क्या काम करती है, यानी इसकी स्पेसिफाइड डेफिनेशन जो है ऑर्गेनेलिज की डेफिनेशन नहीं होती है। ऑर्गेनेलिज को उनके काम की वजह से जाना जाता है। इसकी क्या डेफिनेशन हम करें, हम सिर्फ इसके काम से ही इसको डिफाइन करेंगे। और ऑर्गेनेलिज की डेफिनेशन आपको पेपर में नहीं आएंगी। अगर पेपर में आपको ऑर्गेनेलिज के बारे में कुछ पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ उनके काम पूछे जाएंगे। तो बेसिकली अभी हमने क्या पढ़ना है, हम एक इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेकेंडली हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे और थर्ड चीज हम ये पढ़ेंगे कि ये जो ऑर्गेनेली है ये किस किस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोट्स में पाई जाती है। ठीक है, किस में पाई जाती है, यूकैरियोट्स में। अब जब यूकैरियोट्स की हम बात करेंगे, यूकैरियोट्स में हमारे पास कौन कौन आ जाता है। यूकैरियोट्स में हमारे पास आ जाते हैं प्रोटिस्ट सारे के सारे, फंजाई सारे के सारे, प्लांटे सारे के सारे और एनिमीलिया सारे के सारे, जो इन सब में पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। और जो हमारे पास बचे प्रोकैरियोट्स उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। ठीक है, मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया की। डबल मेम्ब्रेन यानी इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती है। कैसे दो मेम्ब्रेन होती है ये आगे मैं आपको बताऊंगा जब हम इसकी स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ते हैं। तो इसके तो कौन कौन सी दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आप इसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने शो भी करवाया हुआ है कि ये है आउटर मेम्ब्रेन। ये जो बाहर वाली आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर मेम्ब्रेन नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन होती है ये जो आपको फोल्डिंग टाइप की शेप नजर आ रही है, तो ये इनर मेम्ब्रेन होती है। अगर मैं आउटर मेम्ब्रेन की बात करूं तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ। आप हेडिंग देंगे बिल्कुल ऐसे और नीचे लिख देंगे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ होती है। ठीक है, फिर जो इनर मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं, इनर मेम्ब्रेन की छोटी छोटी फोल्डिंग्स होती है। ये है इनर मेम्ब्रेन, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर आप देख सकते हैं छोटी छोटी फोल्डिंग्स है। ये फोल्डिंग बनी हुई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए हैं। तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम नाम देते हैं क्रिस्टी। क्या नाम देते हैं, क्रिस्टी। ठीक है, अगर हम इन सबको एज अ होल बात करें तो हम क्रिस्टी कहेंगे, लेकिन अगर सिर्फ एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की बात करेंगे उसको हम क्रिस्टा बोलेंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है, क्रिस्टा सिंगल होता है और क्रिस्टी जो होती है ये प्लूरल होती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है कि क्रिस्टी और क्रिस्टा में क्या फर्क है। ये एमसीक्यूज में लिखा होता है व्हाट इज द सिंगल एंड व्हाट इज द प्लूरल, या क्रिस्टी लिखा होता है और पूछा जाता है कि ये प्लूरल है या सिंगल है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत आता है ये वाला। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक से ज्यादा के लिए बोला जाता है। अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें उसको माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे। ये क्वेश्चन कम आता है लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट ये क्रिस्टी का क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर बने हुए हैं, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने हुए हैं, इनको हम क्या नाम देंगे, क्रिस्टी कहेंगे। ठीक है, और ये जो क्रिस्टी होती है इनका काम क्या होता है, ये इनर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ भी तो हो सकती है जैसे ये स्मूथ है, लेकिन यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का मतलब मकसद ये होता है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। सरफेस एरिया किस तरह इंक्रीज होता है इसकी थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये है हमारा एक रुमाल। ठीक है, ये रुमाल बिल्कुल स्मूथ होता है, बिल्कुल ऐसे रुमाल होता है। अब इस रुमाल से अगर हम मुंह साफ करेंगे, हमारा मुंह गीला है, हम अपने मुंह को साफ करेंगे तो हमारा मुंह सही तरह साफ नहीं होगा। लेकिन इसके बगैर, इसकी जगह अगर हम एक तौलिया इस्तेमाल करेंगे, तौलिए पे आप देखते हैं टॉवल जो होता है, टॉवल के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, अगर हम तौलिए के साथ मुंह साफ करेंगे जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन के ऊपर लगे, तौलिया हमारे मुंह को बिल्कुल सही तरह साफ कर देगा और तौलिया खुद गीला भी नहीं होगा। ठीक है, ये आप इसका इसका फर्क कहाँ से आया, क्योंकि तौलिए टॉवल के ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस हैं, ये इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। ये आप केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ेंगे, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारा जो
एक्शन है ये इंक्रीज हो जाएगा, हमारा जो काम हमने करवाना है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अब जो टॉवल है वो पानी भी ज्यादा साफ करेगा, मुंह को भी खुश करेगा, लेकिन गीला भी इतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से ये फिंगर लेग प्रोजेक्शंस होती हैं यहाँ पर, ताकि एरिया इंक्रीज हो और जो काम माइटोकॉन्ड्रिया ने करना है वो काम इंक्रीज हो जाए। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करती है वो आगे हम पढ़ेंगे क्या काम करती है। तो ये जो फिंगर लेग प्रोजेक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। अब ये जो फिंगर लेग प्रोजेक्शंस होती हैं इनके अंदर छोटे छोटे बने होते हैं, इनके अंदर एक मैटर या फ्लूइड भरा हुआ होता है। इस फ्लूइड को हम नाम देते हैं मैट्रिक्स, या वैसे हम नाम देते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का भी नाम देते हैं। ठीक है, ये आपने नाम याद रखना है। तो ये फ्लूइड होता है जो कि इन स्ट्रक्चर्स के अंदर, ये जो क्रिस्टी है इनके अंदर भरा हुआ होता है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है। तो अब ये जो हमारे पास बेसिक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो वर्किंग होती है, जो भी रिएक्शंस होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं। कौन से रिएक्शंस होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड रिएक्शंस होते हैं। कहाँ पर होते हैं? हमारे पास इनर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में एक कैविटी भी होती है जिसको हम नाम देते हैं, ये वाली जो स्पेस है जो दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में होती है, इस स्पेस को हम नाम देते हैं इंटर मेम्ब्रेनस माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो ये स्पेस होती है जो दोनों मेम्ब्रेन्स को सेपरेट आउट कर देती है, इसका कोई खास फंक्शन नहीं होता। तो ये थी माइटोकॉन्ड्रिया की, हमारे पास के माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या हैं हमारे बॉडी के अंदर। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चीज ये रह गई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना क्रोमोसोम, अपना डीएनए भी होता है और अपना राइबोसोम भी होता है। ठीक है, क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? चौथी चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो इसकी स्ट्रक्चर में होती है, कि इसमें अपना डीएनए एंड राइबोसोम भी होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का अपना होता है, डीएनए भी और राइबोसोम भी। और इन दोनों की वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को नाम देते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली एक ऐसी ऑर्गेनेली होती है जब वो जो सेल साइकिल होता है उसके दौरान ये खुद ब खुद दो ऑर्गेनेलीज में कन्वर्ट होती है। इसको डिटेल से मैं आपको सेल साइकिल में बताऊंगा कि एक ऑर्गेनेली दो ऑर्गेनेली कैसे बनती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए तो क्या होगा। तो ये आपको हम अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो ये यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर एंड होती है। मैं आपको इसके फंक्शन के बारे में बताता हूँ। तो इनके डीएनए और राइबोसोम की बात करते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ कि इनका जो डीएनए और राइबोसोम होता है ये प्रोकैरियोट्स जैसा होता है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी क्रोमोसोम्स पढ़े थे न्यूक्लियस में, तो वहां मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, सॉरी आगे हम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस है वो भी मुख्तलिफ होता है, उनके क्रोमोसोम भी मुख्तलिफ होते हैं, उनके राइबोसोम भी मुख्तलिफ होता है। राइबोसोम अभी हमने पढ़े नहीं है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए और राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोट्स के जैसा होता है। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में पाया जाता है, लेकिन उनका डीएनए और राइबोसोम किसके जैसा होगा? प्रोकैरियोट्स के जैसा होगा। फंक्शंस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक फंक्शन होता है एनर्जी प्रोडक्शन। क्या फंक्शन होता है? एनर्जी प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया ने बेसिकली हमारे बॉडी में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो मोस्टली क्या मतलब कंप्लीटली हमारे पास एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है। किस फॉर्म में बनती है एनर्जी प्रोड्यूस जो होती है? ये एटीपी की शक्ल में बनती है। ठीक है, एनर्जी हमारे पास बॉडी में कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? एटीपी की शक्ल में बनती है। तो इस वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर। क्या नाम देते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर। अब ये एनर्जी बनती किस तरीके से है? तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है ये आप नेक्स्ट चैप्टर 11 में पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन को। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और उस एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में एनर्जी बनती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के सारे स्टेप नहीं होते, लेकिन जो मेन स्टेप्स हैं, मेन जो एरिया है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मेन स्टेप्स जो होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, मेन साइट जो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है। कुछ और स्टेप्स भी हैं जो हमने साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस का एक प्रोसेस पढ़ा था, तो वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन बाकी मेन सारे प्रोसेसेस कहाँ होते हैं हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन के? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं।
तो गाइस ये थे माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, तो ये मैंने आपको डिटेल से बता दिए। और अब मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।